Hello friends, welcome to Study IAS YouTube channel. This is संजय राठौर एंड आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए. अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं सो इज़ इम्पॉर्टेंट अलर्ट कि प्राइस हाइक होने वाला है इस सब्सक्रिप्शन का. सो इट्स बेटर टू टेक इट नाउ. और इसके साथ आप स्टडी IAS का एक कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के तो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर या आप एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. आपको जो बेस्ट पॉसिबल एडवाइस होगी इसके ऊपर दी जाएगी यहाँ. अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनअकैडमी है एक ऑल इंडिया लेवल फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता है हर महीने की 10th एंड 25th को. ठीक है. और इसके अंदर टॉप 50 रैंकर्स को एक्साइटिंग प्राइस इन स्कॉलरशिप है. सो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट एंड आई टोटली रिकमेंडेड कि इससे आपको पता लगेगा कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है. आपको अपना कंपटीशन पता लगेगा और आपको अपना जो एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट के वो भी पता लगेंगे. सो टोटली गिव दिस टेस्ट. एंड कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन ओनली because it is a US led initiative along with Japan and Australia. और कल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि US जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया को कि आप ज्वाइन करें इसको. ठीक है. और ये जो ऑप्शन 2 है ये गलत है. तो बेसिकली इसका एम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रेट करना है. यानी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सस्टेनेबल हैं सुटेबल हैं. ठीक है. तो ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है इट इज़ अ काउंटर टू चाइनाज BRI पॉलिसी. ठीक है. चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं उसको इसमें से बाहर रखा गया है और उनको अनसस्टेनेबल और अनइकोनॉमिकल बताया गया है. ठीक है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में. नेक्स्ट आज का जो प्रीलिम्स क्वेश्चन होगा आपके लिए वो ये है. इंडिया हैज़ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो ये ऑप्शन है US, फ्रांस, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना. तो आपको अपना करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज़ करना है और ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा. नेक्स्ट आज आपके लिए एक और क्वेश्चन है. ये कल हमने न्यूज़पेपर में CPI के बारे में पढ़ा था तो उससे रिलेटेड है. सो पहला ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिसाइडिंग मॉनेटरी पॉलिसी. सेकंड द बेस ईयर फॉर CPI इज 2012 एंड देन इट इज़ पब्लिश बाय NSO. ठीक है. आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है. आप इसका भी आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और इन दोनों क्वेश्चंस के आपको जो सही जवाब हैं वो कल दिए जाएंगे. ठीक है. तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज आर्टिकल्स. तो सबसे पहला हम आर्टिकल देखते हैं कि बात करता है पाकिस्तान टू स्टे ऑन FATF ग्रे लिस्ट टिल 2021. तो हम बात करते हैं कि पहले FATF क्या है. सो FATF स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेशन है एंड इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1989 ड्यूरिंग G7 समिट हेल्ड इन पेरिस. ठीक है. तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कहाँ इसका जो प्रपोजल दिया गया था वो था G7 समिट. ऑलराइट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ FATF आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग. ठीक है. एंड अदर थ्रेट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स. तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल थ्रेट्स. ठीक है. इसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था. और इसका जो सेक्रेटरीट है इट इज़ लोकेटेड एट OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस. ठीक है. OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के हेडक्वार्टर्स में इसका जो हेडक्वार्टर है FATF का वो भी वहीं लोकेटेड है. और इसके अंदर 37 मेंबर्स हैं जिसमें से इंडिया भी एक इसका मेंबर है. और ये 2 लिस्ट निकालता है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. ग्रे लिस्ट एक तरीके से वार्निंग होती है कंट्री को कि आप अपना जो अकाउंटिंग जो है या जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो स्टैंडर्ड्स है या जो लॉ है उनको सुधारिए और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ एक्शन लीजिए. ठीक है. एक तरीके से वार्निंग है. और एक ब्लैक लिस्ट एक तरीके से पनिशमेंट है कि अगर आप नहीं सुन रहे हो ये सब बातें तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा. इससे होगा कि आपको जो लोन इंटरनेशनल लोन जो लेने होते हैं या आपको जो कंपनीज होती है उनका ओवरसीज़ बिजनेस इससे रेस्ट्रिक्ट होता है. ठीक है. तो बेसिकली उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर
चेक करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। और ये जो 2 लिस्ट निकालता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, इसका मैंने फंक्शन बता दिया। अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें तो इसमें अभी कंट्रीज हैं लाइक ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको क्वार्टफ ने जो है ग्रे लिस्ट में रखा है टिल 2021, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं, तरह तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करता है, उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो ना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो टेररिस्ट एक्टिविटी फिर कमिट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान को जो था इनिशियली बोला गया था कि आप कुछ 27 सेट ऑफ एक्शंस हैं इसके ऊपर काम करें, जिसमें से पाकिस्तान ने जो है सिर्फ 21 के ऊपर काम किया था, ठीक है। और इसने जो, अगर डिलेज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका जो है नॉन कंप्लायंस है इन क्रैकिंग डाउन ऑन टेरर फाइनेंसिंग थ्रू नारकोटिक्स, स्मगलिंग एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। यहाँ एक तो स्मगलिंग जो एक्टिविटीज़ हो रही है इसके कारण, क्योंकि हमें पता है जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है और उसके साथ अफ़गानिस्तान, ठीक है, एंड योर ईरान का जो एरिया है, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। तो ये जो एरिया है ये जाना जाता है नारकोटिक्स और ये जो ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए जाना जाता है ये एरिया, ठीक है। सो इसके अंदर भी नॉन कंप्लायंस रहा है पाकिस्तान का, तो एक ये भी रीज़न है। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे जो बैंड इंडिविजुअल्स है लाइक हाफिज़ सईद और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक हैंडलर है जाकिर उर रहमान लखवी एंड मसूद अजहर, इनके ऊपर बोला गया था क्रैकडाउन करने के लिए, बट इसके अंदर भी अभी तक कोई कंक्रीट मेजर्स नहीं लिए हैं। इसमें से अगर हम बात करें मसूद अजहर की, तो ये तो पाकिस्तान का कहना है कि ये अनट्रेसेबल है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इनका जो सिस्टम है वो ढीला है, इस कारण इनको बोला गया एक वार्निंग देके कि आप प्लीज़ इसको सही कीजिए, इसलिए इसे ग्रे लिस्ट में डाला गया है पाकिस्तान को, ठीक है। और अगर एक और पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इंक्लूडिंग इन एक्शन अगेंस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिंक टू टेरर ग्रुप्स बाई यूएनएससी। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंदर लश्कर ए तैयबा एक टेररिस्ट ग्रुप है, जमात जैश ए मोहम्मद जो कि मसूद अजहर का जो ग्रुप था, ये 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनको फंडिंग मिलती है कई नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ, जैसे जमात उद दावा, ठीक है, जो कि हाफिज़ सईद का जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इन सबको फंडिंग करता है। तो ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इन्होंने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। तो ये बात करता है कि सेंटर स्लैब्स स्टॉक पाइल लिमिट्स एज ऑनियन प्राइस शूट्स अप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ की बात करना, जो कि है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है। रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट किया गया इन 2020। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ा होगा कि इसी के कारण जो है फार्म बिल जो कंट्रोवर्सी उसका एक पार्ट ये भी है, ठीक है। ये 3 लॉज थे जो एक साथ चेंज किए गए थे। अगर बात करें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की, तो ये सबसे पहले आया था 1955 के अंदर, ठीक है। और इसका काम था टू कर्ब इन्फ्लेशन बाय अलाउिंग सेंटर टू अनेबल कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ट्रेड इन वेराइटी ऑफ कमोडिटीज़। तो बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हो गई फ्रॉम फूड टू मेडिसिन, वो इसके अंदर डाली जाती है, एंड देन उनका ज़रूरत पड़ने पे उनकी जो स्टॉक लिमिट है उसको भी लिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। स्टेट इम्पोज स्टॉक लिमिट्स टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ एनी कमोडिटीज़ डीम्ड एसेंशियल, ठीक है। अगर इस एक्ट के अंदर किसी कमोडिटी को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो उसे एसेंशियल माना जाता है, और फिर जो गवर्नमेंट जो होती है उसका जो मूवमेंट होता है उस कमोडिटी का उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। बेसिक इसका काम है टू डिस्करेज होर्डिंग, ठीक है, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये काम होता है, और ये जो इम्प्लीमेंट की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग ना हो इसलिए इसको यूज़ किया गया। बट जो हमारा रीसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे था और 2020, उसमें पाया गया कि ये जो एक्ट है इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ये इन्फ्लेशन को टारगेट करने में नाकाम रहा है, और ये जो है बिजनेसेस के लिए हार्मफुल रहा है, क्योंकि सिंस एक स्टॉक पाइल लिमिट है इसलिए ये
एक तरीके से डिस्करेज करता है बिजनेसेस को फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनटू वेयर हाउसेज एंड एक्सेट्रा। तो रिसेंटली अमेंडमेंट में कुछ कमोडिटीज़ हैं जिन्हें डीरेगुलेट कर दिया गया था, जैसे कि सिरल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल एंड पोटैटो। ठीक है, बट रिसेंटली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इन सबको डीरेगुलेट करने के बावजूद यहाँ पर एक अनियंस के ऊपर रेगुलेशन लगा दिया उनकी क्वांटिटी के ऊपर। तो ये थोड़ा इसकी कॉन्ट्ररी है, बट अगर बात करें कि ऐसा क्यों किया गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो प्राइसेस हैं अनियन के वो एक्सॉर्बियंटली शूट अप करेंगे, लाइक मोर देन 100% जो है उनका प्राइसेस में राइज हो गया है। तो जिसके कारण इसके अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक एक्सॉर्बियंट प्राइस राइज हो रहा है, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग ब्लैक मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक ये कारण है, और दूसरा जो अनियन का प्रोडक्शन है इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन बाय 14% टू 37 लाख टन दिस ईयर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कई जगह हैवी रेनफॉल हुआ है, तो इस कारण जो है सप्लाई जो है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अनियन की। तो उसको देखते हुए इंडिया ने ये रेगुलेट किया है अनियन का जो क्वांटिटी होता है जो कोई स्टोर कर सकता है। ठीक है, और दूसरा जो एक्सपोर्ट्स जो होते हैं उसको फिलहाल के लिए टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो अभी बंद है इसका जो एक्सपोर्ट जो है फॉरेन कंट्रीज़ को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर। तो गाइस नेक्स्ट हम अगर देखें तो ये आर्टिकल एडिटोरियल पेज पे आया था, तो बेसिकली ये बात करता है इंडिया की जर्नी इन यूएन फ्रॉम एन आउटलायर टू द हाई टेबल। तो बेसिकली इंडिया का कैसे जो रोल है यूएन में वो डेवलप हुआ है ओवर दीज ईयर्स, क्योंकि इंडिया शुरू में एक पेरीफेरी पावर कह सकते हैं, बट वो धीरे धीरे उसकी कैसे सेंटर में आया उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑथर है उन्होंने इंडिया की जो जर्नी है यूएन के अंदर उसको 3 फेजेस में बांटा है। अगर पहले फेज़ की बात करें, फर्स्ट फेज़ की, तो वो कहते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, यानी जब इंडिया का यूएन में इंसेप्शन हुआ था तब से लेके कोल्ड वॉर का जो पीरियड है तब था फर्स्ट फेज़ इंडिया का जो यूएन में था। ठीक है, तो इस दौरान इंडिया ने जो है एक शुरुआत थी, क्योंकि इंडिया की वो अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसे यूज़ करना है उसको समझ भी रहा था और उसको धीरे धीरे यूज़ भी कर रहा था। ठीक है, तो इंडिया ने इस दौरान जो है एक मॉडरेटिंग रोल प्ले किया, जैसे कि जो 2 सुपर पावर्स थी इस दौरान उसको कैसे डिसएंटेंगल किया इन अफ्रीका या जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको कैसे मॉडरेट किया, तो वो एक चीज़ थी जो इंडिया ने यहाँ किया। दूसरा, इंडिया ने ये पाया कि ये यूएन जो है ये एक बाइलेटरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट या एक इम्पार्शियल जो रोल है वो नहीं प्ले कर पा रहा है, क्योंकि हमने देखा हम कश्मीर का जो इशू है यहाँ लेके गए थे वो सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो इंडिया ने ये इससे सीखा कि बाइलेटरल जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूएन एक सही ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, और अगर एक बात करें कि इस दौरान जो इंडिया है एक कन्वेंशन लाने की कोशिश कर रहा था फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो इसने बेसिकली ये प्रपोज किया था कि 3 फेज प्लान टू एलिमिनेट द न्यूक्लियर वेपन्स, बट कई नेबर्स ने और कई जो कंट्रीज़ हैं उसने इसका सपोर्ट नहीं किया, तो ये कभी मटीरियलाइज नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फेज़ की बात करें तो जो सेकंड फेज़ जो है वो शुरू होता है पोस्ट 1990s या पोस्ट कोल्ड वॉर। ठीक है, तो इस दौरान हम देखते हैं कि बीओपी क्राइसिस आता है इंडिया के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देन हमारे पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती यहाँ इस पीरियड में, जो है हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट आती रहती है गिरती रहती है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती इस दौरान इंडिया के अंदर। और दूसरा हम बात करें तो फिर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए इस पॉइंट के ऊपर, एंड जिससे हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है इंडिया का जो राइज है वो इकोनॉमिक टर्म्स में होता गया, और ये इकोनॉमिक जो राइज है ये इंडिया को हेल्प करता है, जो कि थर्ड फेज़ में इंडिया जो है इन 21st सेंचुरी जो एक इंडिया एक तरीके से ग्लोबल पावर सा बन गया इस फेज़ में, और इंडिया को धीरे धीरे रिकग्नाइज करने लगे ये लोग, और तरह तरह की बॉडीज़ में इंडिया का जो प्रेजेंस है वो एक तरीके से इम्पोर्टेंस होगा। तो अगर हम बात करें तो रिसेंटली जैसे इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बना, एंड इट विल टेक द 2-year टर्म्स एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। ठीक है, फ्रॉम 2021 टू 2022। ठीक है, तो इस दौरान जो है इंडिया अपना ये
नॉन परमानेंट मेंबर की जो सीट है उसको ऑक्यूपाई करेगा यूएनएससी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है इस आर्टिकल में। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल, इट्स अ गुड आर्टिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और आर्टिकल आया जो आई थिंक शायद दिल्ली एडिशन में आपको मिलेगा, विच डील्स विद दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उससे। क्योंकि अभी आप जैसे कि जानते हो कि अराउंड विंटर सीजन जो नॉर्थ इंडिया में जो एयर कंडीशन है वो बहुत पुअर हो जाती है, ठीक है। तो ये बात करें कि जो दिल्ली की जो कंडीशन है दैट हैज़ गॉन टू वेरी पुअर कैटेगरी, ठीक है। तो हमने कल के जैसे एनालिसिस में बात करी थी कि सीपीसीबी एक बॉडी है जो AQI निकालता है, ठीक है, विच हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे एक दूसरी बॉडी की जिसका नाम है सफ़र, ठीक है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सफ़र जो है बेसिकली स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ये सफ़र का फुल फॉर्म है और ये जो है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, ठीक है, MOES। और हमने अगर कल बात करी थी CPCB के बारे में तो वो अंडर आता है MOEFCC, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये CPCB इसके अंडर आता है और सफ़र जो है आपका MOES के अंडर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल पोल्यूशन को नापता है और दूसरा कुछ मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी है, इस चीज़ को भी ये नापता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जो AQI इंडेक्स हमने पढ़ा था और सफ़र के बीच में, ठीक है। तो अगर बात करें कि इसे डेवलप किसने किया तो ये डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, जो कि पुणे में बेस्ड है, एंड ऑपरेशनल बाय IMD जो हमारा प्रीमियर वेदर फोरकास्टिंग जो एजेंसी है इंडिया की वो IMD है। तो इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम पॉल्यूटेंट की बात करें तो इसमें PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, मरकरी। तो अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट सफ़र मेजर करता है दैट इज मोर देन AQI, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सफ़र के बारे में। अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली एक और बॉडी की बात करता है जो कि है एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA, ठीक है। तो ये जो बॉडी है दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये इसका बेसिक काम क्या है कि जो जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है इसको चेक में रखना, ठीक है, इसको मॉनिटर करना और जो नेसेसरी जो प्रिकॉशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये एक प्लान को इम्प्लीमेंट करता है जिसका नाम है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। बेसिकली क्या होता है जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है तो ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ग्रेडेड का मतलब इन लेवल्स, ठीक है। अगर कम पोल्यूशन है तो कुछ कम जो टफ मेजर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर सपोज जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर में चली गई तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं उनके ऊपर बैन किया जा सकता है, ठीक है। और अगर सपोज बहुत ज़्यादा पुअर हो गई तो फिर ऑड एंड इवन स्कीम जो होती है जो हमने देखा है कि दिल्ली के केस में यूज़ की गई है इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। या और जैसे मेजर्स हैं जैसे आपका डीजल जनरेटर्स जो होते हैं इनके ऊपर बैन कर सकते हैं। जो NTPC के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर बैन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये EPCA कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट बॉडीज थी जिसके बारे में हमने बात करी इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, तो वो बात करता है CVC अमेंड्स SOP फॉर प्रोक्योरमेंट, ठीक है। पहले हम बात देखते हैं कि CVC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो CVC जो है वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। सो इट इज़ एन एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। और जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटी होती है या उनको एडवाइस करना होता है कि आप कैसे अपना विजिलेंस को इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करें या उन्हें एग्जीक्यूट करें या रिव्यू करें, तो वो भी एडवाइस ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। अगर बात करें कि इसका सेटअप कैसे हुआ था, इट वाज सेटअप इन 1964 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ K संथानम कमिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करता है कि जो CVC है उसको इन 2003 स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, ठीक है। तो अभी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी फॉर्म बाय लॉ ऑफ
पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी सीवीसी के बारे में। अब हम इस आर्टिकल की तरफ वापस चलते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने जो स्टैंडर्ड जो वर्किंग जो प्रोसीजर है उसका चेंज कर दिया है। ठीक है, जो सीवीसी ने उसने उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को चेंज किया है ऑन एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज एंड रेस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स टू 3 years। तो बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोक्योरमेंट करती हैं यानी खरीदने का कुछ काम करती हैं, उसके अंदर एक इंटीग्रिटी पैक्ट होता है। आप जो प्रोक्योरमेंट करोगे उसको चेक करने के लिए एक आपको इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स चाहिए होंगे। ठीक है, यानी ऐसे लोग चाहिए होंगे जो आपको चेक कर सकें कि हाँ आपने जो प्रोक्योरमेंट किया है वो सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, उसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उनका जो टेन्योर चेंज कर दिया गया वो 3 years कर दिया गया। ठीक है, और अगर बात करें तो कि किस किस को रिक्रूट किया जा सकता है आईईएम के लिए, तो बेसिकली उसमें ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम रैंक इक्विवेलेंट ऑफ जनरल। ठीक है, मे बी कंसीडर फॉर दिस अपॉइंटमेंट। पहले लेफ्टिनेंट जनरल तक था लेकिन अब इसको बढ़ा के जनरल तक कर दिया गया। और प्रेफरेबली ऐसे लोग जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहे हैं आर्मी के अंदर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें और किसको अपॉइंट किया जा सकता है इसमें, तो इसमें ये कहता है कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PSUs, शेड्यूल ए कंपनीज, MDs ऑफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ लेवल इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका जो लेवल होगा वो एडिशनल सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो जनरल अगर आर्मी की बात करें तो, और अगर हम बात करें PSUs या जो बैंक्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के वो इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है, उन लोगों को इसमें जो है प्राइवेट मतलब अपॉइंट किया जा सकता है एज इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स फॉर 3 years। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये कहता है टेकिंग ऑन सेंटर। तो ये जो आर्टिकल है ये भी आपका एडिटोरियल पेज पे आया था एंड इट बेसिकली डील्स विद जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट जो सेंटर ने जो नए फार्म बिल्स लेके आए हैं उस जो फार्म लॉज लेके आए हैं उसके अगेंस्ट। तो बेसिकली ये आर्टिकल ये कहता है कि जो एग्रीकल्चर सेंसस है 2015 और 16 का, वो ये कहता है कि 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स जो हैं दे ओन लेस देन 5 acres, अ मेजोरिटी ऑफ देम लेस देन 2 acres। ठीक है, तो जो इंडिया में 86 जो % जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जो लॉज लाए हैं कि आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हायर कर सकते हैं कि बाहर से ही जो किसान को मंडी में लाने की ज़रूरत नहीं है अपना सामान, वो बाहर से ही उसे बेच सकता है। ठीक है, अपने खेत से ही उसे बेच सकता है। तो ये आर्टिकल ऐसा कहता है कि ऐसा जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका ये मानना है कि ऐसा करने से ना एक तरीके से हरासमेंट होगा फार्मर्स का। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको हरास करके एक एग्रीमेंट में ले आएंगे टू सेल देयर क्रॉप्स बिलो MSP। तो जो पंजाब जो है इसके अगेंस्ट अपने जो लॉज लेके आया था, जो एक तरीके से जो सेंटर जो लॉज लेके आया था उनको नलीफाई करता है, तो सेंटर ने बेसिकली इसको एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, विद अ जेल टर्म ऑफ एटलीस्ट 3 years, कि अगर कोई जो ट्रेडर है वो MSP से बिलो अगर कोई सामान खरीदता है किसी से तो उसको पनिशेबल कर दिया है। ठीक है, अब सवाल उठता है क्या एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के जो पावर्स है या जो सेंटर के जो लेजिस्लेशन है उसको नलीफाई कर सकता है? तो उसके ऊपर ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब की उसने बेसिकली ये बोला है कि हम अपने स्टेट लिस्ट के अंदर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अंडर शेड्यूल 7 शेड्यूल जो है उसके अंडर ये एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, और जो सेंटर ने जो 7 शेड्यूल में जो पावर इन्वोक की है वो करिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल के किया है कि हम जो एंट्री 33B है कंकरेंट लिस्ट के अंदर विच कंसर्न्स विद ट्रेड एंड कॉमर्स इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ। तो बेसिकली इसके चलते जो है गवर्नमेंट जो है वो ये फार्म बिल्स लेके आई है। और एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसका मीनिंग स्ट्रेच करके एंटायर एग्रीकल्चर को ले लिया उसके अंदर। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट का जो यूज़ करके
उन्होंने एक तरीके से स्टेट जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लिया है इसमें, ठीक है। तो क्या सवाल उठता है, स्टेट जो है उसको चेंज कर सकता है? जैसे कि हम देख रहे हैं पंजाब के केस में, तो पंजाब का कहना है कि हम कॉन्करेंट लिस्ट के जो आर्टिकल्स है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर पंजाब जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर चेंज करता है तो उसे फिर प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ेगा, जो कि इस केस में भी शायद लेना पड़ सकता है इन्हें, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और कुछ और स्टेट्स जो बात करें, तो कुछ और जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो फार्म बिल्स लाकर सेंटर ने जो है उनके स्टेट लिस्ट यानी उनके सब्जेक्ट में इंटरफेयर किया है, ठीक है। तो हम आगे डेवलपमेंट देखेंगे इसके क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, बट एक सिंपल पॉलिटी की अगर हम बात करें कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर ने कोई लॉ बनाया है तो उसके ऊपर अगर कोई स्टेट लॉ बना देता है, यानी सेंटर के ऊपर लॉ बना देता है स्टेट, तो उसको तभी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल माना जाता है जब प्रेसिडेंट से उसे एसेंट मिले, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे था पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बाकी इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं, तो ये बेसिकली बात करता है, एक इंटरव्यू है ये ऑफ ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो उसमें इनका ये ऐसा कहना है कि एक मिस्टेक थी ऑस्ट्रेलिया की टू लीव क्वाड, ठीक है। तो क्वाड हम जैसे रिसेंटली पिछले दिनों से कई दिनों से बातें कर रहे हैं, तो क्वाड के बारे में एक बार फिर से हम देख लेते हैं। क्वाड जो है बेसिकली इट इज़ a ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज विच इंक्लूड जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो चारों नेशन है एक डेमोक्रेटिक नेशन है और एक इनका कॉमन इंटरेस्ट है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो एकदम अनहिंडर्ड रहे और सिक्योर रहे, ठीक है। तो बेसिक जो इनका विजन अगर बोलो, इनका जो मोटो कह सकते हैं वो है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। और अगर इसकी बात करें कि इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ था, तो इट वाज फर्स्ट मूटेड बाय, यानी जो इसको एक ब्रेन चाइल्ड कह सकते हैं, वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने किया था इन 2007। लेकिन काफ़ी टाइम तक, अराउंड 2017 तक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक डेड स्टेट में रहा था या डोमेंट स्टेट में रहा था, कोई कंक्रीट इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। क्योंकि बिकॉज अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने 2008 में इसमें पुल आउट कर लिया था, उन्होंने बोला था कि नहीं हम इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, ठीक है। जिसका कारण भी ये रहा था कि जैसे जो इंडिया की जो मालाबार एक्सरसाइज है, जो नेवल एक्सरसाइज है इंडिया की, जो कंडक्ट हो रही थी अब तक जापान, इंडिया एंड यूएस के बीच में इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है, वहाँ कंडक्ट होती है नेवल एक्सरसाइज। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया पिछले 3 सालों से रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया को कि हमें परमिशन दीजिए इसमें, ठीक है, फ्रॉम अराउंड 2017। बट इंडिया वॉज एक तरह से चाइना को कंसिडर करते हुए और अप्रीहेंशन से थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को लेके, इसलिए उसको अब तक जो इन्विटेशन था इसका एक्सेप्ट नहीं किया था। बट अब इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारे जो हाई कमिश्नर है ऑस्ट्रेलियन, वो एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एक तरीके से भूल थी कि उस टाइम उन्होंने क्वाड को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इनका ये मानना है कि चाइना की जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है उसमें ज़रूरी हो गया है एक क्वाड का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये बेसिकली बात करता है इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो ये बेसिकली बात करता है इंडिया टू चेयर की ILO फोरम आफ्टर 35 ईयर्स के बारे में, दैट दे हैव एग्रीड टू अ परमानेंट ट्रूस मीनिंग पीस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अगर हम इसको मैप की हेल्प से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अगर हम मैप वर्क में देखें तो इसका जो नॉर्दर्न बाउंड्री है इट इज़ सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी, एंड इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो है इजिप्ट, सूडान, चाड, निगर, अल्जीरिया एंड टूनीशिया, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं इसके आसपास। और अगर हम बात करें कि ये जो लीबिया कंट्री जो है इट इज़ अ वॉर ट्रॉन नेशन, यानी वॉर ने जो है यहाँ की जो इकोनॉमिक हालत है या यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको तहस नहस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्शंस हैं, ठीक, फैक्शंस मीनिंग ग्रुप्स। पहला फैक्शन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, GNA, राइट। तो GNA जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट है जिसको कि UN भी बैक कर रहा है,
ठीक है। एंड देन देयर इज़ द अदर फैक्शन जो है वो है यहाँ के जो एक जनरल है खलीफा हफ्तार, ईस्टर्न बेस लिबरेशन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो इन दो ग्रुप्स के बीच में कांस्टेंट वॉर चल रहा था, जिसके कारण यहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ही एकदम ख़राब हो गई थी, ठीक है। और यहाँ के लीबिया की कैपिटल की बात करें तो वो है ट्रिपली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है पॉलिटिकली, और बहुत मास माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ जो है अलग अलग कंट्रीज़ के जो फाइटर्स हैं वो लड़ रहे हैं, जहाँ कि आप देखते हैं टर्की जो है वो जीएनए को बैक कर रहा है, फिर रशिया जो है वो एलएनए को बैक कर रहा है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के इसमें फैक्शंस को हेल्प कर रहे हैं, जिसके कारण एक ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका, ठीक है। तो ये अब बात कर रहे हैं कि ये कन्फ्लिक्ट को ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और एक परमानेंट पीस की बात कर रहे हैं लीबिया के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। तो ये बात करता है कि जीएसटी बोरो 6,000 करोड़ फॉर जीएसटी कंपनसेशन। तो जो हमारा जो सेंटर है उसने बोरो की है 6,000 करोड़ फॉर जीएसटी कंपनसेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल के जो न्यूज़पेपर एनालिसिस थी उसमें बात किया था कि जो शॉर्टफॉल हो रहा है गवर्नमेंट का वो है अराउंड 2.35 लाख रुपीज़ का शॉर्टफॉल हो रहा है जीएसटी में, जो कि पे करना है सेंटर को टू स्टेट, ठीक है। तो इसके अंदर सेंटर ने ये बोला है कि 1.1 लाख जो है वो हम मार्केट बोरोइंग के थ्रू उठाएंगे, ठीक है। तो शुरू में गवर्नमेंट को कुछ को ऑप्शन दिया गया था कि आप खुद भी बोरोइंग कर सकते हैं, बट बाद में सेंटर ने बोला कि हम बोरो करके फिर आपको पास ऑन कर देंगे ताकि एक यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट रहे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है कुछ किस्तों में जिसको बोलते हैं या कुछ ट्रांच के अंदर ये जो पैसे हैं ये ट्रांसफ़र करेगा टू दिस स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो पहली जो ट्रांच है उसके अंदर वो 6,000 करोड़ की टू 16 स्टेट्स एज वेल एज यूटीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें जीएसटी का ये जो सेस है इसको जो जीएसटी कंपनसेशन है इसको पे किया जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू, ठीक है। ये कंपनसेशन सेस जो है ये लगता है जो हमारा 28% का जो टैक्स स्लैब है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और उसमें भी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स उसके ऊपर लागू होता है, ठीक है। तो जब 2017 में जीएसटी लाया गया था तब सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था जो आपका लॉस होगा अब टिल द नेक्स्ट 5 ईयर जीएसटी आने से उसको हम पे करेंगे। और वो पे कैसे करेंगे? इस जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू। तो ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है ये 2022 तक इम्प्लीमेंटेड रहना था, बट जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 के चक्कर में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया, जिसके बाद ये कहा गया कि ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब इसको कितना एक्सटेंड किया जाएगा इसके ऊपर अभी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। तो जब ये डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये एमपीसी के बारे में बात करता है कि एमपीसी वेरी ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एमपीसी क्या है। So MPC is a body that was constituted by amending the Reserve Bank of India Act of 1934 and it was amended in 2016, ठीक है। अगर इसके बेसिक टास्क की बात करें तो इसका काम होता है फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें की टूल्स होते हैं हमारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है जो ये जो MPC है इनको फॉर्मुलेट करती हैं इन टूल्स को, और हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको डिसाइड करती है। एंड इट यूजुअली मीट्स 6 टाइम्स अ ईयर, यानी हर 2 महीने में इसकी मीटिंग होती है और फिर जो ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है इनको डिसाइड किया जाता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इट हैज़ 6 मेंबर्स। आउट ऑफ द 6 द गवर्नमेंट विल नॉमिनेट 3, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल हैं वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होंगे, वो गवर्नमेंट डोमेन से बाहर के लोग होंगे, और उनका जो ये जो टर्म है वो होगा 4 इयर्स का एंड दे शैल नॉट बी री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। री अपॉइंटमेंट नहीं होगा उनका, ठीक। अगर बात करें कि जो आरबीआई की साइड से लोग हैं तो उनमें से सबसे पहले आरबीआई गवर्नर जो कि एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के,
फिर एक डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी इसका मेंबर होंगे, और एक आरबीआई ऑफिसर जो कि सेंट्रल बैंक जो होता है आरबीआई का उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, वो इसका पार्ट होंगे। तो ये 3 लोग जो है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, और 3 जो है इनके अलावा जो मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये होगी इसकी कंपोजिशन। अब हम चलते हैं कि बेसिकली इसके अंदर ये कह रहा है कि एमपीसी जो है वो वेरी है ऑफ इन्फ्लेशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीसी का जो बेसिक काम जो होता है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, ये काम दिया गया है इसको। और अगर हम बात करें ये टारगेट कैसे करता है, कौन से इंडेक्स को यूज़ करता है, तो हमने कल के आर्टिकल में बात की थी कि सीपीआई को यूज़ करता है, ठीक है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अगर हम बात करें कि सीपीआई की रेंज क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो सीपीआई की जो रेंज दी गई है वो दी गई है 4% ±2%, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो दैट वाज इट गाइस। So if you have any query, you can please drop it in the comments, and that's all for this video. Bye bye and thanks.